1890 की अमेरिकी सरजमी पर फ्रैंक टी हॉपकिंस और उसका मुस्टैंग हिडाल्गो एक मशहूर जोड़ी थे। वो सबसे तेज लॉन्ग डिस्टेंस रेसर के तौर पर जाने जाते थे। फ्रैंक एक सच्चा काउबॉय था, सरकारी कोरियर था और बफेलो बिल के वाइल्ड वेस्ट शो का एक अहम हिस्सा भी था। फिल्म की शुरुआत में फ्रैंक और हिडाल्गो एक राइडर के साथ जबरदस्त 1-on-1 रेस जीतते हैं। वो आदमी जो बड़ा बदतमीज था, हिडाल्गो को नीचा दिखाता है। उसका कहना था कि एक जंगली मुस्टैंग को ऐसी इज्जतदार रेस में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। उस जमाने में मुस्टैंग को बहुत घटिया नस्ल का घोड़ा माना जाता था। वो छोटे होते थे और ज्यादातर गरीब काउबॉय या नेटिव अमेरिकन उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन नीचा दिखाए जाने के बावजूद वो बेहद मजबूत थे, एनर्जी बचाने में माहिर थे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लंबी दूरी तय करने के लिए बने थे। फ्रैंक ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब उस आदमी ने उसे मुक्केबाजी के लिए ललकारा तो फ्रैंक पीछे नहीं हटा और एक जोरदार घूंसे से उसे सबक सिखाया। इसके फौरन बाद फ्रैंक को वुंडेड नी क्रीक पर मौजूद 7th कैवलरी के कैंप में एक लेटर पहुंचाने का काम मिला। वहां लकोटा सू जनजाति को बंदी बनाया गया था और मिलिट्री तनाव में थी। उन्हें डर था कि जनजाति की घोस्ट डांस सेरेमनी किसी बगावत का संकेत है। विडंबना देखिए, ये पवित्र डांस दरअसल अपने पूर्वजों से मदद के लिए एक शांतिपूर्ण प्रार्थना थी। फ्रैंक को इस बात की खबर नहीं थी कि जो लेटर वो ले जा रहा था वो जनजाति को निहत्था करने और किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए उन पर गोली चलाने का सीधा आदेश था। ये सब 29 दिसंबर 1890 को हो रहा था, वही दिन जो इतिहास में वुंडेड नी नरसंहार के नाम से दर्ज हो गया। फ्रैंक टूट चुका था और उसे बहुत गहरा पछतावा था। उसे लगता था कि अगर उसने वो लेटर न पहुंचाया होता तो ये त्रासदी टाली जा सकती थी। उसे वापस अपने वाइल्ड वेस्ट शो की नौकरी पर जाना पड़ा, जहां उसे ये देखकर दुख होता था कि अमेरिकी सेना और नेटिव अमेरिकन के बीच हुई लड़ाइयों का झूठा वीरता भरा इतिहास दिखाया जाता था। फ्रैंक के एक साथी चीफ ईगल हॉर्न, जो एक लकोटा सरदार थे, ने शो के मालिक बफेलो बिल से मदद मांगी। फ्रैंक के जरिए, जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, ईगल हॉर्न ने समझाया कि इंडियन लोग बहुत परेशान थे। सरकार ने उनके घोड़े चुरा लिए थे और मार डाले थे और वो नए घोड़े खरीद नहीं सकते थे क्योंकि अमेरिकन उनसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे। बिल ने उन्हें कुछ मुस्टैंग देने का वादा किया और ईगल हॉर्न अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन सकता था। इसी दौरान एक अमीर अरब घुड़सवार शेख रियाद ने अपने 2 आदमियों को, फ्रैंक और हिडाल्गो को, रेगिस्तान में एक मशहूर एंड्योरेंस रेस में बुलाने के लिए भेजा। इस इवेंट का नाम था ओशन ऑफ फायर और ये 1000 साल से होती आ रही थी। ये रेस अरब रेगिस्तान से सीरिया तक 3000 मील की एक क्रूर यात्रा थी और इसे धरती की सबसे मुश्किल रेस में से एक माना जाता था, जिसे पूरा करने में लगभग 3 महीने लगते थे। उन आदमियों ने फ्रैंक को यह भी बताया कि एंट्री फीस $1000 थी और जीतने वाला बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन फ्रैंक गुस्से में था क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर ब्रेड अरबी घोड़े ही हिस्सा ले सकते थे। वो जानता था कि वो उसका और उसके मुस्टैंग का मजाक उड़ा रहे थे। वुंडेड नी नरसंहार के पछतावे से फ्रैंक इतना भरा हुआ था कि वो उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसे बार बार एक बुरा सपना आता था जिसमें वो एक लकोटा सू आदमी को बफेलो बिल के हाथों गोली लगते हुए देखता था। वो ठंडे पसीने में जाग जाता और फौरन ईगल हॉर्न को ढूंढने चला जाता। फ्रैंक ने जब अपनी अंदरूनी परेशानी बताई तो ईगल हॉर्न ने उसे एक पवित्र हार दिया और कहा कि उसे फ्रैंक की इस यात्रा पर गर्व है, एक ऐसी यात्रा जो उसके घर से बहुत दूर थी। ये दिखाता था कि फ्रैंक हिडाल्गो पर सिर्फ एक घोड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक सच्चे पार्टनर के तौर पर भरोसा करता था। ईगल हॉर्न और वाइल्ड वेस्ट शो के दूसरे नेटिव अमेरिकन कलाकार फ्रैंक के चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने अपने पास के सारे पैसे $1000 रेस की एंट्री फीस के लिए दिए। पैसे हाथ में आते ही फ्रैंक फौरन बंदरगाह पहुंचा और मिडिल ईस्ट जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। यमन के ईडन शहर पर उसकी नजर थी और फ्रैंक और हिडाल्गो को जहाज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्रू के लोग जो बदमाशी करते थे, हिडाल्गो को परेशान करते थे, उसे जहाज पर मौजूद दूसरे घोड़ों के मुकाबले कमजोर मानते थे। एक झगड़ा हो गया, लेकिन शेख रियाद के एक आदमी ने उसे सुलझाया। जहाज पर फ्रैंक की मुलाकात लेडी एनी से भी हुई, जो एक मशहूर इंग्लिश घुड़सवार थी और वो भी अपने घोड़े कैमरिया के साथ ओशन ऑफ फायर रेस में हिस्सा ले रही थी। वो और उसके पति भी हिडाल्गो को नीचा देखते थे। जब वो आखिरकार ईडन पहुंचे तो एक चौंकाने वाले मंजर ने फ्रैंक को हैरान कर दिया। जंजीरों में बंधे गुलाम जो उन सांस्कृतिक विभिन्नताओं की एक कड़वी याद दिला रहे थे जिनका उसे सामना करना था। फिर उन आदमियों ने उसे रेस के शुरुआती पॉइंट पर ले गए जो रुबल खाली था, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। इसी बीच कैंप में वापस शेख रियाद अपने मामलों को सुलझा रहा था। उसने एक राजकुमार प्रिंस बिन अलरी को चुना ताकि वो अपने सबसे कीमती घोड़े अल हतल को रेस में दौड़ाए। उसने राजकुमार के साथ एक डील भी की, अगर वो जीत गया तो वो उसकी बेटी जैजेर से शादी कर सकता था, अपनी 5वीं पत्नी के तौर पर। जैजेर जाहिर तौर पर गुस्से में थी और इस विचार के सख्त खिलाफ थी। शेख रियाद के एक आदमी ने
फ्रैंक को एक तरफ बुलाया और उसे सख्त चेतावनी दी। अगर हिडाल्गो ने किसी भी प्योरब्रेड घोड़ी के साथ मेट किया तो वो फ्रैंक का हाथ काट देंगे और हिडाल्गो को मार देंगे। ये सब अपनी नस्लों की शुद्धता को बचाने के लिए था। फिर फ्रैंक की मुलाकात यूसुफ नाम के एक आदमी से हुई जिसे उसके साथ भेजा गया था। यूसुफ ने उसे रेस के बारे में आगाह किया, बताया कि रेगिस्तान की गर्मी इतनी जबरदस्त थी कि वो किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। उसने फ्रैंक को बताया कि ज्यादातर रेसर आधी दूरी भी तय नहीं कर पाते और पिछले साल की रेस में अकेले 40 लोग मर गए थे। उसके बाद फ्रैंक को आखिरकार शेख रियाद से मिलने लाया गया, जो एक बहुत ही घमंडी आदमी था। शेख रियाद ने फ्रैंक से हाथ मिलाने से मना कर दिया। उसे लगता था कि किसी गैर मुस्लिम को छूने से वो अपना भविष्य देखने की शक्ति खो देगा। जयजेर को देखकर फ्रैंक हैरान रह गया। शेख रियाद ने फ्रैंक से कहा कि वो इस रेस में हिस्सा लेने वाला पहला विदेशी है। $1,00,000 से ज्यादा की इनाम राशि शेख रियाद के लिए कुछ भी नहीं थी। उसने कहा कि इज्जत सबसे जरूरी है और वो भी एक साफ लड़ाई जीतकर। लेकिन फ्रैंक के जाने से पहले शेख रियाद ने उसे $10,000 और देने की पेशकश की अगर फ्रैंक अपनी कोल्ट पिस्टल दांव पर लगाने को तैयार हो। फ्रैंक ने फौरन कोई फैसला नहीं लिया। अगले दिन फ्रैंक ने लेडी एनी से थोड़ी देर बात की, जो काफी घमंडी थी। उसने बताया कि अगर वो जीतती है तो उसे शेख रियाद के बेहतरीन घोड़े अल हताल के साथ प्रजनन का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो हार जाती है तो उसे इनाम राशि का 40% चुकाना होगा। वहीं फ्रैंक को सिर्फ इनाम राशि चाहिए थी। चूंकि हर रेसर को एक बैनर लगाना था, यूसुफ ने फ्रैंक के लिए वो डिजाइन इस्तेमाल करके एक बैनर बनाया जो ईगल हॉर्न ने उसे दिया था। सारी तैयारियां होने के बाद खाना, पानी, टेंट और बाकी सब कुछ रेसर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए, जिसमें फ्रैंक भी शामिल था। उसके बगल में एक प्रतियोगी सॉकर नाम का एक निर्दयी राइडर ने फ्रैंक को एक डरावनी चेतावनी दी। उसने कहा कि सूरज ढलने से पहले 10 राइडर भेड़ की तरह भुन जाएंगे और फ्रैंक उनमें से एक होगा। सॉकर ने फिर हवा में एक चिड़िया छोड़ी जो एक सिग्नल जैसा लगा। रेस शुरू होने से पहले एक अधिकारी ने रेसरों को बताया कि ओशन ऑफ फायर में बचने का एक ही तरीका है कि सूरज ढलने तक सवारी करो, रात भर आराम करो और फिर सुबह जारी रखो। यूसुफ ने फ्रैंक को यह भी बताया कि अगर कोई रेसर आधे रास्ते के कैंप तक पहुंच जाता है तो उसे पूरे एक दिन का आराम मिलेगा। स्टार्टिंग गन चली और रेस शुरू हो गई। ये एक अफरा तफरी का माहौल था और कुछ ही मील के अंदर एक घोड़े का पैर टूट गया और राइडर को उसे दर्द से छुटकारा दिलाना पड़ा। फ्रैंक अपने दयालु दिल से मदद करना चाहता था, लेकिन सॉकर ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा और चेतावनी दी कि किसी को भी किसी और की मदद करने की इजाजत नहीं है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रेसरों ने आराम करने के लिए एक नखलिस्तान पर रुक गए। फ्रैंक को एक खरगोश दिखा और वो उसे रात के खाने के लिए शूट करने ही वाला था, लेकिन सॉकर की चिड़िया, जिसे उसने पहले छोड़ा था, ने उसे शिकार कर लिया। बाद में उस रात प्रिंस बिन अलरी, जिसकी जयजेरा से शादी होने वाली थी, ने फ्रैंक से कहा कि वो सुबह वापस चला जाए। उसने उसे चेतावनी दी कि रेस का अगला हिस्सा बहुत खतरनाक होगा, लेकिन फ्रैंक डरा नहीं। वो बस अपनी हारमोनिका बजाता रहा। ये देखकर कि फ्रैंक रेस जारी रखने के लिए दृढ़ था, बिन अलरी ने कुछ गुंडों को रिश्वत दी ताकि फ्रैंक को अगले कुएं से पानी न लेने दिया जाए। लेकिन जब फ्रैंक वहां पहुंचा तो वो बिल्कुल भी नहीं डरा। वो उनसे भिड़ गया और उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर उसने उनका सारा पानी ले लिया और हिडाल्गो के पास वापस चला गया। गुंडों ने उस पर गोली चलाई, लेकिन किस्मत से फ्रैंक बच निकला। जैसे ही हिडाल्गो पानी पी रहा था, एक रेत का तूफान अचानक आ गया। हालांकि वो तूफान से बच गए, लेकिन उनका सारा पानी रेत से भर गया था, इसलिए उन्हें उसे फेंकना पड़ा। बिना पानी के भी वो आगे बढ़ते रहे और सारी मुश्किलों के बावजूद वो आधे रास्ते के कैंप तक पहुंच गए, जो रेगिस्तान के बीच में था। शेख रियाद, जयजेरा, लेडी एनी और यूसुफ सहित हर कोई हैरान था। फ्रैंक और हिडाल्गो को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि 29 और रेसर पहले ही बाहर हो चुके थे और 11 रेत के तूफान के दौरान गायब हो गए थे। उसके बाद शेख रियाद का भतीजा कातिब उससे मिलने गया और उसके कीमती घोड़ों में से एक के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन शेख रियाद ने मना कर दिया। कहा कि कातिब इतने काबिल घोड़े की देखभाल करने के लिए अनुशासित नहीं है। उसने ये भी कहा कि कातिब एक चोर था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस रात जयजेर चुपके से फ्रैंक के टेंट में गई। उसने उसे चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों तक घोड़ों के लिए कोई चराई नहीं होगी। उसने उसे और हिडाल्गो के लिए कुछ खजूर और ऊंट की चर्बी भी दी, जो एक बहुत बड़ी मदद थी। जयजेर ने उसे टिड्डी दल से न डरने को भी कहा कि ये भगवान का आशीर्वाद है। फिर उसने उसे बताया कि वो उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो रेस जीते, ताकि बिन अलरी हार जाए और उसे उसकी 5वीं पत्नी के तौर पर शादी न करनी पड़े। जैसे ही उन्होंने बात करना जारी रखा, फ्रैंक ने उसे बताया कि वो आधा गोरा और आधा इंडियन था और उसने हिडाल्गो को जंगल से पकड़ा था। अचानक शेख रियाद का आदमी और कुछ दूसरे आदमी टेंट में घुस गए और जयजेर और फ्रैंक को अकेले पाया। शेख रियाद जयजेर पर पूरी तरह भड़क गया था, लेकिन वो डटी रही और उसे बताया कि वो बिन अलरी से शादी नहीं करना चाहती और वो फ्रैंक की मदद इसलिए कर रही थी ताकि बिन अलरी हार जाए। शेख रियाद हालांकि सुनने के मूड में नहीं था। उसने फ्रैंक की पिस्टल ले ली और अपने आदमियों को फ्रैंक को सबसे भयानक
अचानक सजा देने का आदेश दिया, बधियाकरण। लेकिन जैसे ही आदमी ये करने वाले थे, कैंप पर कातिब के गिरोह ने हमला कर दिया। शेख रियाद, जैसा कि पता चला, एक मास्टर तलवारबाज था और फौरन लड़ाई में कूद पड़ा। बिन अली दूसरी तरफ एक कायर था और अपने घोड़े अल हतल पर भाग निकला। अजीब बात यह थी कि जब हर कोई लड़ रहा था, शेख रियाद का आदमी शेख रियाद की तिजोरी से एक किताब चुराने में व्यस्त था। किस्मत से जयजयरा, जिसे पकड़ा गया था, भाग निकली और फ्रैंक को रिहा कर दिया। उसे फौरन कातिब के आदमियों ने फिर से पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो फ्रैंक को किताब के बारे में बता पाती, फ्रैंक ने निस्वार्थ भाव से शेख रियाद को हमलावरों से लड़ने में मदद करने का फैसला किया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि जो किताब चोरी हुई थी वो अल हमसा का मैन्यूस्क्रिप्ट था, एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें शेख रियाद के परिवार के प्योरब्रिड घोड़ों के प्रजनन के सभी राज थे। अगले दिन शेख रियाद के आदमी को सबके सामने अदालत में पेश किया गया। उसने दावा किया कि वो किताब को चोरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेख रियाद ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसका सिर काटने ही वाला था। लेकिन फ्रैंक ने बीच बचाव किया और शेख रियाद के आदमी को तब तक टॉर्चर करने की धमकी दी जब तक वो कबूल न कर ले। शेख रियाद का आदमी डर के मारे कांपते हुए कबूल करता है कि कादब ने उसे किताब चुराने का आदेश दिया था। उसने उन्हें यह भी बताया कि कादब की प्लान था कि जयजिरा में अल हतल के बदले किताब लौटा दी जाए। शेख रियाद ने यह सुनकर फौरन फ्रैंक से एक डील की। अगर फ्रैंक रात होने से पहले उसकी बेटी को बचा पाता है तो वो फ्रैंक को पूरी माफी दे देगा, लेकिन उसने ये भी धमकी दी कि अगर फ्रैंक ने उसे धोखा दिया तो वो उसका पीछा करेगा और उसे मार डालेगा। फ्रैंक ये जानते हुए कि उसके पास कोई चारा नहीं था, एक बचाव मिशन पर निकल पड़ा शेख रियाद के आदमी के साथ, जो अब उसका गाइड बन गया था, और जाफा, जयजैर की निजी सहायक, जो एक काले घोड़े को लेकर चल रही थी। जब वो कादब के ठिकाने पर पहुंचे तो कादब ने जयजैर का सिर काटने की धमकी दी अगर उसे रात होने तक अल हतल नहीं मिला। जल्द ही अदला बदली हुई। जाफा ने काले घोड़े अल हतल को बाहर निकाला और जयजैर को फ्रैंक की ओर चलने की इजाजत दी गई, लेकिन ये एक जाल था। काला घोड़ा नकली था, बस एक साधारण घोड़ा जिसे काला पेंट किया गया था। फ्रैंक ने फौरन जयजैर को बचाया, लेकिन अलकमसा का मैन्यूस्क्रिप्ट लेना नहीं भूला। वो ठिकाने पर फंस गए थे और लग रहा था कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी हिडाल्गो उनकी मदद के लिए आया और उन्हें भागने में मदद की। बदकिस्मती से जाफा को धोखेबाज शेख रियाद के आदमी ने गोली मार दी और वो मर गया। लेकिन जाफा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी तलवार फेंकी और शेख रियाद के आदमी को मार डाला। फ्रैंक और जयजैर हिडाल्गो पर कूद गए, लेकिन कादब ने उन्हें देख लिया और उन पर गोली चलाने लगा। खुशकिस्मती से हिडाल्गो अपने तेज कदमों की वजह से बच निकला और वहां से भाग गया। फ्रैंक जयजैर को बचाने में और भागने में कामयाब रहा। जब वो कैंप वापस पहुंचे तो हर कोई खुश था और जश्न मना रहा था। शेख रियाद बहुत खुश होकर धन्यवाद दिया और दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का वादा किया। उस रात लेडी एनी फ्रैंक के टेंट में गई और उसे रेस से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने उसे रेस से बाहर निकलने के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की। उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रैंक ने नहीं माना। उसका मन रेस खत्म करने पर लगा हुआ था और उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उसे मना कर दिया। अगली सुबह रेस फिर से शुरू हो गई। कादब और उसके आदमी लेडी एनी के ग्रुप से अपना पैसा लेने के लिए मिले। तभी पता चला कि कादब ने जो भी मुसीबतें पैदा की थीं, दलदल के जाल से लेकर घात लगाकर हमला करने तक, वो सब लेडी एनी के कहने पर था। वो चाहती थी कि वो फ्रैंक के घोड़े हिडाल्गो को मार दे और अल हतल को चुरा ले ताकि उसका घोड़ा रेस जीत सके। जैसे ही फ्रैंक और हिडाल्गो आगे बढ़ते रहे, उन्हें टिड्डियों के एक भयानक झुंड का सामना करना पड़ा। फ्रैंक जयजैर की बातों को याद करते हुए हिडाल्गो के साथ एक कंबल के नीचे छिप गया और उन्होंने झुंड के गुजरने का इंतजार किया। अगली सुबह जमीन टिड्डियों से ढकी हुई थी और फ्रैंक जानता था कि ये वही आशीर्वाद था जिसके बारे में जयजैर ने बात की थी। उसने और हिडाल्गो ने टिड्डियां खाईं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी एनर्जी मिली। उसके बाद फ्रैंक वापस रास्ते पर था और उसे एक घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ मिला। उसने देखा कि राइडर सॉकर भी फंसा हुआ था। फ्रैंक फौरन उसकी मदद करने गया। सॉकर, जो अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी था, हैरान था, लेकिन फ्रैंक की मदद स्वीकार कर ली और वो कीचड़ से निकलने में कामयाब रहे। फ्रैंक फिर अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन यह साफ था कि वो और हिडाल्गो थक चुके थे। जैसे ही वो एक पहाड़ी पर चढ़े, उन पर कादब और उसके आदमियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उनके साथ बिन अलरी भी था, जो अब अल हतल पर सवार था। कादब के आदमियों ने उनका पीछा किया और बदकिस्मती से हिडाल्गो एक जाल में फंस गया और उसके पैर में एक बड़ा कील घुस गया। फ्रैंक ने एक वीरतापूर्ण कार्य करते हुए फौरन अपनी चाकू निकाली और कील बाहर निकाल दी। कादब ने यह देखकर उन्हें वहीं छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा कि लेडी एनी के आदेश फ्रैंक को मारने के नहीं थे, बल्कि ये सुनिश्चित करने के थे कि वो रेस न जीते। लेकिन जैसे ही कादब जाने वाला था, सॉकर ये देखकर कि फ्रैंक मुसीबत में था, उसकी मदद करने के लिए वापस लौट आया। कादब गुस्से में अपने 2 पालतू चीतों को उनका शिकार करने के लिए छोड़ दिया। उसने एक बंदूक भी निकाली और जो मदद करने आया था उसे गोली मार दी। सॉकर एक सच्चा हीरो था। कादब ने फिर अपनी तलवार निकाली और फ्रैंक को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। फ्रैंक एक उचित हथियार न होने के बावजूद कादब को मात देने में कामयाब रहा और अपने ही जाल का इस्तेमाल करके उसे मार डाला। फ्रैंक का दिल टूट गया। हिडाल्गो का घाव गहरा
गया था और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। फ्रैंक, जिसके पास अब खाना और पानी खत्म हो रहा था, गंभीरता से हिडाल्गो को उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए गोली मारने पर विचार कर रहा था। लेकिन तभी फ्रैंक को अपनी माँ और अपने पूर्वजों का एक सपना आया। उसे याद आया कि उन्होंने उसे क्या सिखाया था और उसने एक पवित्र भारतीय प्रार्थना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खत्म किया, बिन अलरी अपने अल हताल पर सवार होकर उसके पास आया। वो फ्रैंक को ताना मारता है और कहता है कि उसका घोड़ा साफ तौर पर बेहतर है और वो रेस जरूर जीतेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए हिडाल्गो, जो बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वो रेस खत्म करने के लिए तैयार था। फिनिश लाइन पर भीड़ में शेख रियाद और जेजर से लेकर लेडी एनी तक हर कोई इस इंतजार में था कि कौन पहले लाइन पार करेगा। दूरी में सबसे पहले बिन अली अपने घोड़े अल हताल के साथ आता है। लेकिन जैसे ही वो जीतने वाला था, दूरी में एक धुंधली सी चीज दिखाई देती है। वो फ्रैंक और हिडाल्गो पूरी रफ्तार से आ रहे थे। वे आखिरी दो रेसरों, लेडी एनी के रेसर और बिन अलरी को पीछे छोड़ते हैं और पहले स्थान पर फिनिश लाइन पार करते हैं, जिससे वो ओशन ऑफ फायर रेस जीतने वाले पहले विदेशी बन जाते हैं। भीड़ खुशी से झूम उठी और जेजर बेहद खुश थी कि उसे अब बिन अलरी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। रेस के बाद फ्रैंक और बिन अलरी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों एक दूसरे की घुड़सवारी के कौशल और घोड़े की तारीफ करते हैं। शेख रियाद, जो फ्रैंक की यात्रा को देख रहे थे, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रैंक को अपने परिवार के साथ रुकने का प्रस्ताव दिया। हालांकि फ्रैंक ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो अपने घर से बहुत दूर रहा है। फिर फ्रैंक ने शेख रियाद को अपनी कल्ट पिस्तौल उपहार के तौर पर दी। शेख रियाद ने नई चमक के साथ फ्रैंक से हाथ मिलाया और कहा कि अगर उनमें वाकई भविष्य देखने की क्षमता होती तो उन्होंने शुरू से ही फ्रैंक और हिडाल्गो पर दाम लगाया होता। फिर फ्रैंक को जेजर को अलविदा कहना पड़ा और वो एक दुखद पल था। उसने उसे बताया कि हिडाल्गो कितना शानदार घोड़ा था और उसने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। अमेरिका लौटने पर फ्रैंक ने जीती हुई रकम का इस्तेमाल उन सभी जंगली मस्टैंगों को वापस खरीदने के लिए किया जिन्हें सरकार ने पकड़ लिया था। अपने दोस्तों की मदद से उसने उन्हें आजाद कर दिया। उसके बाद उसने हिडाल्गो को भी आजाद कर दिया, उसे अपने झुंड के साथ आजादी से दौड़ने दिया। फ्रैंक ने ऐसा न केवल मस्टैंग नस्ल को बचाने के लिए किया, बल्कि वॉन्डेड नी नरसंहार में अपने कामों का प्रायश्चित करने के तरीके के रूप में भी किया। वो घोड़ों को भारतीय लोगों को वापस देना चाहता था, क्योंकि वे सिर्फ परिवहन का साधन नहीं थे, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा थे। फिल्म के अंतिम टेक्स्ट से पता चला कि फ्रैंक टी हॉपकिंस ने 400 से अधिक लंबी दूरी की रेस जीती और 60 के दशक तक मुकाबला करते रहे। वो 1951 में 86 साल की उम्र में निधन होने तक जंगली मस्टैंगों के लिए आजीवन कार्य करता रहे। आज हिडाल्गो के वंशज अभी भी ओक्लाहोमा के ब्लैक जैक माउंटेन पर आजाद घूमते हैं, जो फ्रैंक की विरासत का प्रमाण है।